हेलो एवरीवन। आ गए फिजिक्स की क्लासरूम में एक बार फिर से आ गए, है ना। तो बेटा आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है सर? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस सर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन। ओके, अब अगर स्थिर से सोचने की कोशिश कीजिए तो मोशन टर्म कोई जाना पहचाना टर्म ही लगता है, कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। ऐसे फिजिक्स में कुछ ऐसे टर्म से आपकी मुलाकात होगी जो लगेगा सर ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ या पहली बार सुन रही हूँ। लेकिन अगर मोशन की बात की जाए तो सर ये तो आप सुनते आ रहे हो सर, आप बचपन से सुनते आ रहे, क्लास 6 में पढ़े थे, क्लास 7 में इन टर्म से आपकी मुलाकात हुई थी। हाँ सर, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि मोशन क्या है। तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे, कौन सी टॉपिक? मोशन। ओके, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग अच्छे से सोचेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मोशन की बात की जाए तो क्या ख्याल आता है आपके मन में? सर मोशन के रिगार्डिंग कैसी जानकारी आपको है? तो सर हम ये कहते थे कि वेदर दिस बॉडी इज इन मोशन और नॉट, ऐसे बोलते थे। वेदर दिस बॉडी इज इन मोशन और नॉट। आप ऐसे बोलते थे सर यू आर एट रेस्ट, सर ही इज इन मोशन, सर सी इज इन मोशन, सर ही इज एट रेस्ट, सर सी इज एट रेस्ट, ऐसे बोलते थे आप। द कार इज एट रेस्ट, द कार इज इन मोशन। कब बोलते थे आप ऐसा? क्या देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते थे? ऐसी कौन सी चीज आप नोटिस करते थे तो आप बोलते थे कि सर द कार इज इन मोशन, तो आप बोलते थे सर सी इज एट रेस्ट, तो आप बोलते थे सर यू आर इन मोशन। ये कब बोलते थे आप? किन चीजों के बेसिस पे बोलते थे आप, है ना। सबसे पहले उसको समझते हैं तो आपके माइंड में एक ही जवाब आएगा कि सर पोजीशन, सर पोजीशन, पोजीशन। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट। सोचने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो। क्या सर आप पोजीशन देखने के बाद ही बोलते थे? पोजीशन में क्या देखते थे, क्या देखते थे? सर चेंज इन पोजीशन, सर चेंज इन पोजीशन, सर चेंज इन पोजीशन, है ना। अच्छा, आप क्या देखते थे कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज कर रही होती थी, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज कर रही होती थी तो आप कहते थे कि सर मोशन में है। फॉर एग्जांपल मान लिया इस मार्कर को मैं यहाँ प्लेस करूं, धीरे 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 ये मार्कर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आप देखते हो ना कि सर थोड़ी देर पहले मार्कर की पोजीशन यहाँ थी, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है। सर क्योंकि इसकी पोजीशन बदल रही है तो आप तो सीधे बोलेंगे ना द मार्कर इज इन मोशन। आप तो यही बोलोगे ना। अगर आप कोई मूविंग कार को देखते हो स्ट्रेट रोड पे, आप क्या बोलते हैं कि सर द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग, सर द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग। थोड़ी देर पहले कार यहाँ था, अब वहां है, अब वहां है, तो सर कार की पोजीशन आपके लिए बदल रही है। तो आप क्या बोल रहे हो? द कार इज इन मोशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो क्या आप ऐसा बोलते क्या? अगर पोजीशन नहीं बदल रही होती तो क्या आप ऐसा बोलते क्या? अच्छा, तो अब तक जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, अब तक जो हमने सीखा, अब तक जिन चीजों पे मैंने बात करी, मैंने अपने मुद्दे रखे, उससे हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं बाबू? सोचने की कोशिश कीजिए बेटा, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रही हो, चेंजेज, है ना। अब कब? समय बीतने के साथ, है ना। अभी देखा, थोड़ी देर बाद देखा पोजीशन वहां, फिर देखा पोजीशन वहां, मतलब टाइम बीत रहा था और पोजीशन बदल रही थी, है ना। सोचने की कोशिश करो, टाइम बीत रहा है, पोजीशन बदल रही है। तो अभी के डिस्कशन की कंक्लूजन क्या निकलता है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ द पैसेज ऑफ टाइम, चेंजेज विथ द पैसेज ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, the body is said to be in motion, है ना। कंक्लूजन तो यही निकला ना। सोचो सोचो सोचो। हाँ सर, कंक्लूजन तो यही निकला। चलिए कुछ और एग्जांपल्स इसी तरीके का लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये कहां तक जायज है, ये डेफिनेशन कहां तक सही है। एक डेफिनेशन अच्छा सा क्रिएट हो सकता है क्या, या फिर यही परफेक्ट होगा? सोचने की कोशिश। हाँ तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने जो लिखा था क्या वो सही था, क्या वो सही था, क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लिया आप दो दोस्त दोनों बस में कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। आप और आपका फ्रेंड, है ना, किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो। अब मान लिया बस में आप ट्रेवल कर रहे हो तो बस की दो सीट होती है सर, ठीक है ना।
एक सीट पे आप बैठे हैं, बाजू वाली सीट पे आपका दोस्त बैठा है, ठीक है ना, आपका एक और दोस्त बाहर खड़ा है, ध्यान से देखिए, आपका एक और दोस्त बाहर खड़ा है, ठीक है ना, और ये बस चल रही है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ये बस चल रही है। अब अगर आपका ये दोस्त जो बस के बाहर खड़ा है वो आप में से किसी एक को देखता है तो वो क्या कहेगा? क्या आप इससे दूर जा रहे हैं? क्या आप इससे दूर जा रहे हैं? सोचो सोचो, बस चल रही है तो डेफिनेटली आप उससे दूर जा रहे हैं ना। हाँ सर, और अगर आप उससे दूर जा रहे हैं तो ये क्या बोलेगा कि यू आर इन मोशन, यू आर इन मोशन। लेकिन क्या आपके बगल में जो फ्रेंड बैठा हुआ है वो ऐसा बयान देगा क्या? वो ऐसी बात बोलेगा क्या कि आप मोशन में हो? नहीं सर, नहीं सर। सोचिए ध्यान से, ये इंसान क्या बोल रहा है कि आप मोशन में हो, आप उससे दूर जा रहे हैं, आपकी पोजीशन उसके लिए बदल रही है। तो ये बोल रहा है कि आप मोशन में हो, लेकिन वही बगल में बैठा आपका दोस्त क्या बोलता है कि सर आप रेस्ट में हैं। क्यों क्यों क्यों? सोचिए सोचिए, क्यों सर? तो जवाब एक ही आता है कि आपकी पोजीशन उस इंसान के लिए who was standing outside the bus is changing, but आपकी पोजीशन for your friend sitting beside you is not changing. That's why your friend says what? That you are at rest, but one of your friend who is standing outside says what? That you are in motion. है ना? मतलब बाहर जो इंसान खड़ा था उसके लिए आपकी पोजीशन बदल रही थी, इसलिए उसने ऐसा कहा कि आप मोशन में हो। और जो आपके बगल में आपका दोस्त बैठा था उसने कहा क्या? कि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है मेरे लिए, इसीलिए आप फॉर मी, मेरे लिए आप रेस्ट में हैं, है ना। अच्छा, इसका मतलब जो इस डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि कोई भी बॉडी की पोजीशन अगर टाइम के साथ, टाइम बीतने के साथ साथ चेंज कर रही हो तो हम लोग बॉडी को मोशन में बोलते हैं। उसमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है। क्या सर? तो बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ साथ उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी बदलना चाहिए, है ना। समझ रहे बात को? मीन्स पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी बदलनी चाहिए, है ना। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस with the passage of time and with respect to the surrounding, and with respect to the surrounding, with respect to the surrounding, then the body is said to be in motion, then the body is said to be in motion, है ना। तो ये डेफिनेशन हमने लिख दिया। मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन टाइम बीतने के साथ साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही हो तभी बॉडी को मोशन में बोलेंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी तीन बॉडी की बात की जाए, ए, बी और सी, अगर सी के बारे में ए की राय ये है कि सी इज इन मोशन, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बी की राय भी वही होगी, बी का स्टेटमेंट भी वही होगा। इट इज नॉट नेसेसरी। ये डिपेंड करता है किस पे सर? कि सी की पोजीशन बी के लिए बदल रही है या नहीं बदल रही है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिए सीरियसली, ठीक है ना। कि सबसे पहले मोशन के बारे में मैंने क्या बताया कि मोशन एक वैसा स्टेट है, एक वैसा फेज है, अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम बीतने के साथ साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो तो फॉर दैट सराउंडिंग ओनली, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, फॉर दैट सराउंडिंग ओनली द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एंड इफ इट इज नॉट सो, मीन्स अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही हो, मीन्स अगर पोजीशन नहीं बदल रहा हो, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। और जिस सराउंडिंग की बात बेटा मैं कर रहा हूं, बार बार जिस सराउंडिंग वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, दैट सराउंडिंग इज टर्म्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट सराउंडिंग इज टर्म्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सिंपल सी बात है। मान लिया सर, देखिए ध्यान से सर, इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट पी पे अगर आप खड़े हैं, पॉइंट पी पे आप खड़े हैं और ये कोई कार ऐसे चली जा रही है, ठीक है ना, ये कोई कार ऐसे चली जा रही है, आप पॉइंट पी पे खड़े हैं, आप कार की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, आप कार की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप हो गए ऑब्जर्वर, आप हो गए ऑब्जर्वर। लेकिन जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस पॉइंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज दैट क्लियर? है ना। इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान दीजिए,
ऑब्जेक्ट की मोशन को जिस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाता है, जिस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बॉडी के पोजीशन की चेंज होने की बात की जा रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट सराउंडिंग इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मीन्स इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ time and with respect to the surrounding, okay, then the body is said to be in motion. Then which surrounding we are discussing about? तो सर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी बात आप कर रहे हैं. अगर इसके लिए पोजीशन बदल रहा हो तो बॉडी मोशन में होगा, नहीं बदल रहा हो तो बॉडी रेस्ट में मानी जाएगी. जैसे मान लीजिए ये मार्कर लेके मैं भागना शुरू कर दूं, ठीक है ना. मार्कर लेके मैं भागना, चलो पॉकेट में रख लिया, ठीक है ना, अपनी जेब में मार्कर रख लिया और मैं भागना शुरू कर दूं. अगर आप इस मार्कर को देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो आप इस मार्कर के बारे में क्या स्टेटमेंट देंगे कि सर द पोजीशन ऑफ द मार्कर इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू. समझ रहे बात को? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस मार्कर की पोजीशन मेरे लिए बदल रही है क्या? नहीं ना. लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं, आप अपने बारे में बताओ, तो आप बोलोगे कि सर द मार्कर इज मूविंग अलॉन्ग विथ यू ना, है ना. सिंपल सी बात है. तो मार्कर इज इन मोशन for you guys, but since it is not changing its position for me, that's why it is at rest for me. Is that clear? Therefore, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद को मान लें, तो मेरे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो मैं खुद को कंसीडर कर रहा हूं, मेरे लिए अगर बात की जाए तो इस केस में द मार्कर वाज एट रेस्ट. और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको मान लिया जाए तो द मार्कर इज इन मोशन फॉर यू गाइस. इज दैट क्लियर? दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. ओके, तो मोशन के बारे में हमने ये जाना कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही हो तो बॉडी को हम लोग मोशन में मानते हैं उसी सराउंडिंग के लिए. एंड इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा ना हो, इफ इट इज नॉट सो, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. द बॉडी इज said to be at rest. This is the simple concept of rest and motion. इसका मतलब सर, इसका मतलब रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है. इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब दैट इज दे आर रिलेटिव टर्म्स. दे आर रिलेटिव टर्म्स. वो कैसे टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है ना. अच्छा सर, इसका मतलब ये कि सर जिसके लिए पोजीशन बदल रहा हो सिर्फ उसी के लिए ये रिलेट मोशन में होगा, और जिसके लिए इसकी पोजीशन नहीं बदल रही हो उसके लिए ये रेस्ट में होगा. अगर ये एब्सोल्यूट टर्म होता तो मैंने कहा कि वो बॉडी मोशन में है. उससे पूछते आप बताओ सर मोशन में, आप बताओ सर मोशन में, आप बताओ सर मोशन में, आप बताओ सर मोशन में. किसी से जाके पूछते आप बताइए व्हाट इज योर राय, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, सब लोग यही बोलते कि मोशन में. क्यों? क्योंकि सर मोशन एब्सोल्यूट टर्म है. लेकिन ऐसा नहीं है. मोशन कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है. तो जिसके साथ इसकी रिश्तेदारी होगी, कैसी वाली? पोजीशन चेंज होने वाली, सिर्फ उसी के लिए मोशन में होगा, और जिसके लिए इसकी पोजीशन नहीं बदल रही उसके लिए रेस्ट में होगा. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं सर, और एक नए टर्म की ओर अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं. और नया टर्म हमारी लाइफ में कौन आया? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर ये भी मुझे पता है ना. अरे आपको सब पता है, बस थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लो. आप तो सब कुछ जानते हो. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों जानते हैं? क्योंकि सर फिजिक्स नेचर में है. फिजिक्स कहाँ है? नेचर में. हमारे आसपास फिजिक्स है. हम लोग डेली फील करते हैं उसको, जीते हैं फिजिक्स को. बस एक चीज की जरूरत है, वो है ढूंढने की, वो है खुद को कनेक्ट करने की. जिस दिन आपने कनेक्ट करना सीख लिया आपने फिजिक्स सीख लिया, है ना. चलिए अच्छी बात. तो टर्म लिखा मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सोचो अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अगर अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो क्या वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाएगा क्या? मान लिया बॉडी मोशन में हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो और ए से बी तक जा रहा हो, तो क्या बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लिया कि नहीं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया ना. चलिए इसी चीज को माइंड में रखते हुए एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि मान लिया एक ड्रंकार्ड है ना. ड्रंकार्ड मतलब पीके. पीके मतलब जो पूरा पीके टुल्ला है ना. अगर आगे बढ़ता है, देखिए यहां से चलना शुरू करता है. अगर चलना शुरू करता है और यहां पे
उसकी मंजिल है, उसकी क्या है, मंजिल। और पीके की मंजिल क्या हो सकती है, आपको पता है। अब मान लिया वो मंजिल तक पहुंचना चाहता है, अगर वो ए से बी जाता है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या वो इस सीधे रास्ते का यूज करेगा, क्या वो इस सीधे रास्ते का यूज करेगा? नो सर। क्यों सर? क्योंकि वो ये है, क्योंकि वो ये है, तो सब साहब झूमते झूमते जाएंगे और फाइनली बी तक पहुंचेंगे। साहब झूमते झूमते जाएंगे और बी तक पहुंचेंगे। क्या झूमते झूमते जाने में उसके पांव लड़खड़ाएंगे और वो कुछ ऐसा रास्ता कवर करेगा, तो फिर सोचिए फाइनली वो बी तक तो पहुंच गया ना। लेकिन 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 इस पूरी जर्नी में ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में जिस पूरे पाथ लेंथ की उसने यूज करी थी, जिस पूरे पाथ लेंथ का उसने यूज करा था, उस पूरे पाथ लेंथ की लंबाई निकाल दो, दैट इज डिस्टेंस। उस पूरे पाथ की लंबाई निकाल दो, दैट इज डिस्टेंस। अगर वो ये ना होता तो वो यूं जा रहा होता, ए से बी तक इस स्ट्रेट पाथ पे जा रहा होता, और वो स्ट्रेट पाथ जो इसकी इनिशियल पॉइंट और इसके फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करे, वो स्ट्रेट पाथ, वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है सर? तो सर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो दो टाइप की चीजें आपको पता लगी। एक डिस्टेंस जो क्या कहता है कि किसी भी जर्नी में टोटल पाथ लेंथ जो बॉडी कवर करती है क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और पूरी जर्नी का इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्टेंस इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग ए जर्नी। इट इज द टोटल पाथ लेंथ covered during a journey. Okay, and displacement it is the shortest path. It is the shortest path or straight path joining the initial and final positions of a journey, है ना? सिंपल सी बात है, ऑफ अ जर्नी, है ना? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिए, तो कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करा जाएगा अगर आपको, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए कुछ और चीजें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जान सकते हैं, एक नजर डालिए, है ना? ओके, हैव अ लुक नाउ। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और चीजें जो हम लोग जान सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ऑलरेडी पता थी वो खुद इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है? अगर कुछ चीजें मैं डिस्टेंस के बारे में जान लूं और कुछ चीजें डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लूं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ना? सिंपल सी बात है, ठीक है? तो सबसे पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही चीज मिल जाएगा, ये है टोटल पाथ लेंथ ऑफ अ जर्नी। दिस इज द टोटल पाथ लेंथ ऑफ अ जर्नी, है ना? एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, है ना? ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, है ना? एक मिनट, लेट मी राइट ऑल देम फर्स्ट। ओके, मैं सारी चीजें पहले लिख लेता हूँ फिर क्लियर करूंगा, अदरवाइज टाइम काफी लगेगा इसमें। हाँ देखिए मैंने लिख दिया, है ना? तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि सर डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ, ऑब्वियस सी बात है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना? अब दूसरे वाले पे नजर डालिए बाबू। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर और वेक्टर, है ना? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? आप अगर नहीं जानते तो हल्का सा मैं आइडिया देता हूं इसका। स्केलर क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, या फिर जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड काफी होता है। और वेक्टर्स वैसी क्वांटिटी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लिया, आप देखो ध्यान से, ये रहा रूम, है ना? इस रूम में 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना? 4 कॉर्नर्स हैं। अब इस कॉर्नर से आप चलना शुरू करते, पहले इस कॉर्नर पे आप खड़े थे, आप ये चले,
और फाइनली इस कॉर्नर तक पहुंच गया, ठीक है ना। अब कोई आपसे पूछता है आपका डिस्टेंस क्या हुआ, तो आप तो बताओगे सर जो टोटल पाथ लेंथ है, सर ये वाला पाथ प्लस ये वाला पाथ, ये पूरा डिस्टेंस है। तो सर क्या इस डिस्टेंस के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या, पहले इधर को जा रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इधर को क्योंकि स्ट्रेट पाथ है ना, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। क्यों सर, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट जो है सो स्ट्रेट पाथ होता है, इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। और डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये थर्ड वन क्या कर रहा है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ये कभी कभी इक्वल हो सकता है। कभी कभी इक्वल का मतलब जैसे अगर उसी केस में जिसमें वो बेवड़ा मूव कर रहा था, जिसको पीके बोल रहे हैं हम लोग, है ना, वो अगर मूव कर रहा था सर, अगर ये पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है और वो अगर सीधा चलता है, तो क्या उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, बिल्कुल सर, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ ऑफ जर्नी भी यही है और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ऑफ जर्नी भी यही है ना। तो ये ग्रेटर, देख लो डिस्टेंस की बात अगर पहले वाले केस में करते वो तो ग्रेटर था ही सर, तो कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो होगा तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या कभी कभी बराबर होगा, और अगर ये बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि सर ये छोटा होगा, और जब बराबर हो तो इक्वल टू तो हो ही गया ना। ओके, फोर्थ वन क्या कर रहा है कि इट इज पाथ डिपेंडेंट, इसको पाथ से मतलब है, ये डिपेंड करता है पाथ पे, आप कैसा पाथ यूज करो, पूरे पाथ की लंबाई इसको चाहिए, लेकिन आप कैसा भी पाथ यूज कर लो, डिस्प्लेसमेंट तो ये स्ट्रेट वाला ही होगा ना, इसको आपकी जर्नी के पाथ से कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन पाथ but distance it is independent of path. Is that clear? Okay, this is the fourth difference. ये करा कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो तो है सर। जीरो का केस देखो ना, मान लिया किसी सर्कुलर पाथ पे आप अगर एक चक्कर लगाते हो तो वापस इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में जीरो हो गया ना। डिस्टेंस तो सर जी 2 पाई है टोटल डिस्टेंस ऑफ द पाथ, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है ना। नेगेटिव, उसका भी एक केस देख लीजिए, जैसे मान लिया सर आप यहां से चलना शुरू करते हैं, ये 20 मीटर गए, फिर आप रिटर्न आते हो कितना मीटर, 40 मीटर, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर, है ना, या फिर 20 मीटर प्लस 40 मीटर, तो कितना हुआ 60 मीटर इज द डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो अगर आप इसको ओरिजिन लेके उसके रेफरेंस में चलेंगे, you have moved finally left to the origin, that is minus 20 meter. This is your displacement. तो displacement सर जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। These are some differences which you will list in case of, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि list the differences between distance and displacement, तो आप ये बता सकते हैं ना। अच्छा, हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि मोशन क्या होता है ना, और हमने क्या सीखा कि मोशन सर एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव टर्म है, रेस्ट भी एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव टर्म है। अगर कोई बॉडी किसी के लिए रेस्ट में है तो कोई जरूरी नहीं है दूसरों के लिए रेस्ट में होगी, है ना, मोशन में है तो कोई जरूरी नहीं दूसरों के लिए भी मोशन में होगी। ये सारी चीजें हमने जानी। अब बॉडी मूव करता है तो उसकी पोजीशन बदलती है, पोजीशन बदलेगी तो बॉडी की जर्नी एग्जीक्यूट करेगा। अगर जर्नी एग्जीक्यूट कर रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो जो कुछ भी उसकी जर्नी की पाथ लेंथ होती है उसकी लंबाई निकाल दो, डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट पाथ निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट होगा। दो क्वांटिटीज मिल गई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस जान लिए, यहां तक हम लोग पहुंच गए, है ना। इसके बाद और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो इस लेक्चर को मैं यहीं विराम दूंगा, है ना। तब तक आप इसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आप अगले लेक्चर में डिस्कस करवा लेना मेरे से, लेकिन तब जब आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे तब, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर दूंगा और फिर हम लोग कुछ अच्छा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगले क्लास में, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और मजा आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो मजा तब आएगा जब ये सारी चीजें आप समझ के रखोगे। अगर आज आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो अब और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर आप घर पर जाके
इसका एक रिकैप रिवीजन कर देते हो फटाक से, ठीक है ना। तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी और फिर हमको अगले क्लास में काफी मजा आएगा, ठीक है ना। तो पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, बाकी तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, हाँ। तब तक के लिए गुड बाय।